चलिए चाय पर चर्चा की आज हम शुरुआत करते हैं और आपको हम कुछ ऐसे परिवारों से मिलवाते हैं जो कि पहलगाम हमले में किस्मत से बच गए। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बस यही समझ लीजिए, कोई रास्ते में था तो किसी को सवारी ना मिलने से देर हो गई। कई लोग ऐसे भी थे जो कुछ मिनट पहले ही पहलगाम में वेस्टर्न की वादियों को निहार कर निकले हुए थे। जाहिर है इन परिवारों की खुशकिस्मती थी कि ये लोग उस हमले से बाल बाल बच गए। कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। तब से अब तक वहां घूमने गए कई परिवार अपने घर पहुंचने के इंतजार में हैं। इन्हीं में से कुछ परिवार घाटी में खुद को बाल बाल बचाकर अपने घर पहुंचे। ये परिवार चंचल डे का है। हुगली के रहने वाले चंचल की खुशनसीबी रही कि जिस दौरान बाईसरन में आतंकी हमला हुआ उस वक्त उनका परिवार वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बने शहर के टैक्सी स्टैंड पर ही मौजूद था। चारों तरफ डर का माहौल देखते हुए आनन फानन में उनका परिवार होटल की ओर रवाना हुआ और फिर पहलगाम से कार से ही निकलने का उन्होंने फैसला लिया। असम के बोंगाई गांव का भी एक परिवार पहलगाम की यात्रा पर गया था। विश्वजीत चैटर्जी का परिवार भी हमले के वक्त उसी इलाके में मौजूद था। हालांकि हमले के 2 घंटे पहले ही वो वहां से निकल गए। अब वो भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिलहाल तो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर की सैर करने गए कई और परिवार भी हैं जो पहलगाम हमले के वक्त आसपास ही थे, लेकिन भाग्य से उनको वहां से निकलने का वक्त मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पहलगाम हमले से पूरा देश गमगीन है। लोगों में अपनों को खोने का गम है। नागपुर का रहने वाला रुचंदानी परिवार भी काफी गमगीन है। बाकी लोगों की तरह पहलगाम ये लोग घूमने गए थे। वहां पूरे परिवार ने कुदरत के हसीन नज़ारों के साथ फोटो खिंचवाई, नेचर के बीच में वक्त बिताया। बेशक ये परिवार अब सकुशल अपने घर नागपुर लौट आया है, लेकिन उस दिन की खौफनाक यादें आज भी इनके जहन में ताज़ा हैं। असल में इस परिवार का कश्मीर घूमने का प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, तभी इन्होंने पहलगाम में वहां पर पहुंचकर अचानक गोलियों की आवाज उनको सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनकर ये सभी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वहां से जल्दबाजी में नीचे उतरने के चक्कर में कूदने लगे, जिससे इस परिवार की एक महिला दलदल में गिर गई और उनके पैर में चोट लग गई। सुरक्षित घर लौटा ये परिवार सुरक्षा बल और ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थक रहा। दरवाजे पे ही खड़े थे, पीछे से फायरिंग हुई और पब्लिक पूरी वो गैलरी के अंदर में घुसी। और पब्लिक जब गैलरी में घुसी 15 बाय 60-70 फीट का जो रास्ता था, तो सब ऐसे घुसी कि अगर मैं पीछे देखा पब्लिक आ रही है, उसके पीछे फायरिंग हो रही थी वो नहीं दिखी, लेकिन वो पब्लिक ऐसे घुसी तो हमारे को लगा कि हम रुकेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। तो मैंने इनको गेट के पीछे दलदल थी घुटनों तक के, इनको दलदल में कूदाया। फिर जस्ट पब्लिक जब तक आ गई तो मेरे बेटे ने भी पीछे फंसा और मेरा बेटा खुद ही निकला। फिर इन दलदल में ये इनको उठाए हमने, इनके जूते वूते वहीं पर गिर गए। फिर हम इनको जंगल के रास्ते पीछे, क्योंकि फायरिंग फुल हो रही थी और गैलरी में पब्लिक थी और गैलरी जो रास्ता है, रास्ते के इधर हम थे दलदल की तरफ, तो हम पीछे मुड़ के भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने इनको उठाया और मेरे बेटे ने भी उठाया और इन्होंने भी उस समय जंगल के और वहीं महाराष्ट्र के सांगली से संतोष भी अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वो पहलगाम में घुड़सवारी करने के इरादे से गए थे, मगर उन्हें घोड़े नहीं मिले क्योंकि वहां पहले से टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे और घोड़े की सवारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ गया था, जिसको देखते हुए फिर संतोष अपने परिवार के साथ वहां सन टॉप पॉइंट देखने के लिए चले गए। लेकिन वहां से वापस आने के बाद उन्हें पहलगाम हमले की जानकारी मिली। चारों तरफ सेना के लोगों ने सुरक्षा घेरा बनाकर रखा था। आर्मी के जवानों ने इन लोगों से भी पूछताछ की और फिर उन्हें सुरक्षित उनके होटल तक पहुंचाया। वहाँ गए तो घोड़े की सवारी नहीं मिली। वहाँ से हम संतम हिल देखने गए। वहाँ से आते टाइम हमको मिलिट्री वाले ने पूछने चालू किया, तुम कहाँ गए थे, किधर से आए हो, फायरिंग मालूम हुआ क्या। जब रूम पे आए तो हमको मालूम पड़ा फायरिंग हुआ और मेरा नाम का और एक लड़का उधर गुजर गया था। वो इसलिए घर वाले ने बहुत परेशान किया, घर तुम जल्दी घर आओ, तुम जल्दी घर आओ। मेरे साथ मेरे मित्र प्रताप सिंह राजपूत भी थे, उनकी फैमिली थी।
पहलगाम हमले में महाराष्ट्र में नांदेड़ के रहने वाले कृष्णा और साक्षी भी खुशकिस्मत रहे। हालांकि उनकी अभी घर वापसी नहीं हुई है, लेकिन वो सुरक्षित हैं और इस बात की जानकारी उनके परिजनों को भी मिल गई है। निकला है कल आतंकवादी हमले के समय 15 मिनट पहले ही वो वहां से निकल गया था, इसलिए बच गया वो, मतलब दुर्घटना टल गई। 15 मिनट पहले आतंकवादी लोग थे वो हिंदू को ही टारगेट किए थे, हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोली चला रहे थे। वो मुस्लिम यदि कोई व्यक्ति था तो उसको वहाँ से हटा दे रहे थे, लेकिन इस बीच भगवान का एक आशीर्वाद है कि एक मुसलमान बच्चा जो चिरमी में वहाँ से ठंडी के उलन कपड़े बेचने आता है, जो हमारे परिवार से बहुत पहले से टच है, हमारे घर में किराए से रहता था वो उसके द्वारा आज वहाँ हाथ पैर जोड़ के हमारे भांजे और इन 3 बच्चों को, परिवार को बचाया गया। वरना शायद आज हम लोग अपने परिवार या अपने चिरमी के सभी जितने व्यापारी लोग गए थे घूमने बच्चे, उनको नहीं देख पाते। बच्चे ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमारे सारे बच्चे सुरक्षित आ चुके हैं और हो सकता है परसों सुबह तक वो लोग चिरमिरी आ जाए। मेरा भाई कृष्णा लोलगे अभी पहलगाम से निकला है। कल आतंकवादी हमले के समय 15 मिनट पहले ही वो वहां से निकल गया था, इसलिए बच गया वो, मतलब दुर्घटना टल गई। 15 मिनट पहले निकलने की वजह से, वरना अभी थोड़ा हाल बुरा होता था। 19 तारीख को गए थे, कल पहलगाम में थे, आज वो अभी श्रीनगर में है, वहाँ पे होटल में एकदम सेफ है, मिलिट्री वगैरह उनके सब पूरे साथ में है। भाई को पता लगा कुछ तो अभी चल रहा है, तो फिर भाई और भाभी वहाँ से निकल गए। चलिए अब आपको रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और बुलंद तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने अरब सागर में समुद्र की सतह से के पास टारगेट को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना ने मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डाली। भारतीय नौसेना ने एक्सपोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व का क्षण। और चलिए अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा की तैयारियां जो हैं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। पवित्र यात्रा की शुरुआत में बस कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। दरअसल यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। ध्यान दें, सभी यात्रीगण सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे बादल फटने के कारण पथराव का खतरा बना है। आपसे निवेदन है कि सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएंगे आप लोग। चारधाम यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष है। इससे ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई, क्योंकि ये चारों धाम गढ़वाल मंडल में स्थित है। वहाँ हुई मॉक ड्रिल के जरिए यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों को परखा गया। आप देख सकते हैं वायरलेस सेट यहाँ पर लगा हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी का, और साथ में जो है ये वही वो कम्युनिकेशन का स्थान है जहाँ पर जो है सूचनाएं एकत्र की जाएगी और साथ में जो है मैनेजर को भेजी जाएगी। और मैनेजर के बाद जो यहाँ पर तमाम महकमे के जो लोग हैं उन लोगों को जो है मोबिलाइज किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग समेत आपदा प्रबंधन की टीम ने हिस्सा लिया। सभी ने इस जॉइंट ऑपरेशन में कम वक्त में चुनौतियों से पार पाकर दिखाया। घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है मॉक ड्रिल को लेकर के जिसको जो है चयनित किया गया था। यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, तमाम जो QRS टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने जो है सूचना कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद तमाम जो वो QRS टीम के जो नुमाइंदे हैं, साथ में जो मैन पावर है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। उत्तरकाशी में मॉक ड्रिल के दौरान बादल फटने से लहरों के बीच फंसी एक गाड़ी को रेस्क्यू करके दिखाया गया, क्योंकि उफनती लहरों के बीच फंसी इस गाड़ी में कई यात्री सवार थे। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि खबर मिलते ही राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और बिना वक्त गवाए सभी ने मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले घायलों को स्ट्रेचर के जरिए रोड तक लाया गया, फिर वहां से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। क्या ये इंसिडेंट वाला एरिया यही रहा? जी, ये इंसिडेंट वाला एरिया यही है। ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसमें भारी मात्रा में जो मलबा है वो नीचे को आ गया और फिर उसमें टेम्पो ट्रैवलर हमारा नीचे फंस गया है। ओके। इसमें काफ़ी लोगों की संभावना है, 10 से 11 जी। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे।
तो ये रेस्क्यू टीम आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, ये नीचे नदी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद कोई टेम्पो ट्रेवलर फंसना यहाँ पर बताया गया। ये मैं दोबारा दर्शकों को बता देना चाहूँगा, ये एक मॉक ड्रिल है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी नीचे पहुँचे हुए हैं घटनास्थल पे, और जिस तरीके से पिक्चराइज इसको किया गया है प्लान के मुताबिक कि आखिर कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सब चीज़ जो है बाद में बताई जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं पीछे से SDRF की टीम भी आ चुकी है, और अन्य जो QRS टीम में जो शामिल जो महकमे हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस बीच लाउडस्पीकर के जरिए बादल फटने की जानकारी वहां मौजूद दूसरे लोगों तक पहुंचाई गई, ताकि वो आगे बढ़ने के बजाय जल्द सुरक्षित ठिकानों पर रुक जाएं। कृपया ध्यान दें, सभी यात्रीगण सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे बादल फटने के कारण पथराव का खतरा बना है। आपसे निवेदन है कि सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएंगे आप लोग। उत्तरकाशी के अलावा इस तरह की मॉक ड्रिल चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में भी हुई। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां कला और संस्कृति का अनोखा संगम नजर आया, जब एक साथ 28 छात्राओं ने भरतनाट्यम के जरिए रामकथा से लोगों को रूबरू करवाया। दरअसल राम मंदिर का निर्माण जैसे जैसे अंतिम दौर में प्रवेश कर रहा है, विकास के पथ पर चल रही रामनगरी को विरासत के रंगों से भी पूरी तरह से जोड़ा जा रहा है। रामनगरी में कला और भक्ति का संगम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भारतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है। बीतते हर दिन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि रामनगरी अयोध्या के कण कण में राम है और यहाँ का पूरा माहौल राममय है। इसका अनुभव भी आसानी से किया जा सकता है, जिसकी वानगी श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में कला और संस्कृति की ये झलक है। बेंगलुरु से आई 28 छात्राओं की टोली ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति के जरिए प्रभु श्री राम की कहानी को दर्शाया है। पारंपरिक वेशभूषा, ताल लय से सजी इस कला की महफिल में कलाकारों की भाव भंगिमाओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। मंदिर प्रांगण में साधु संतों और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लगाने का काम शुरू हो चुका है। अब मंदिर परिसर में रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की प्रतिमा भी लगाई गई है। यहाँ पे देखे भजन कीर्तन के साथ इनकी मूर्ति का अनावरण हो चुका है और लगातार राम सिया राम लगातार लोगों के मुख पर आ रहा है। ये राम जन्मभूमि के प्रांगण है जिसके अंदर ये मूर्ति की स्थापना हुई है। अयोध्या में विरासत को जब विकास के पंख लगे तो रामनगरी का भी कायाकल्प हो रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जो चीज बड़ी आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये अनूठी आकृति, जो किसी को भी दूर से ही नजर आ सकती है। यानी अब यहाँ देश दुनिया से आने वालों को त्रेता युग की कोसलपुरी के माहौल का एहसास होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारा बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे कि खबर क्या है, लेकिन इससे वाकई शगुफ्ता मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि स्टूडियो में एसी है, लेकिन बाहर हालत कैसी है बताइए। बाहर स्माइल गायब हो जाती है, ये वाली स्माइल नहीं आती है। बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 40+ क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग तो गुड न्यूज टुडे के जरिए ही टिप्स देते हैं कि अपने आप को ठंडा कैसे रखें, अपने आप को हाइड्रेट कैसे रखें ताकि आप इस गर्मी का सामना कर पाएं।
बिल्कुल, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो कई सारी चीजें आपसे भी हम टिप्स जान सकते हैं। पूजा, ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं स्पेशली? मैं जब ऑफिस आती हूँ ना, इतनी गर्मी होती है, मैं अपने साथ पानी कैरी करती हूँ, तो वो बॉटल मेरे रास्ते में ही खत्म हो जाती है। ये अच्छी बात है कि आप पानी इतना पानी तो सबसे ज्यादा तो पानी पीना चाहिए, लेकिन सोचिए ना कितनी गर्मी है, गर्मी कितनी ज्यादा है, पता नहीं अभी और कितनी ज्यादा बढ़ेगी। आप क्या करती हैं? गर्मी बहुत। देखिए, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा जो वाटर बेस्ड डाइट है, जैसे तरबूज, तरबूज ज्यादा लेना, जैसे फ्रूट्स ज्यादा लेना, जो वाटरी फ्रूट्स हैं उसको ज्यादा लेना, लिक्विड डाइट, सत्तू का इस्तेमाल बहुत करते हैं जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल गया और पानी भी है। और आप योग तो करती होंगी, क्योंकि योग से भी इस समय बहुत फायदा होता है। बिल्कुल, है ना? योग मतलब आप सिर्फ कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लें तो वो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है। बिल्कुल। तो देखिए, अब मौसम का जिक्र चूंकि चल रहा है, आपको बता दें गर्मी चरम पर है, पारा आसमान छू रहा है और सूरज की तपिश भी झुलसा रही है। आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना और नागपुर से लेकर सूरत तक पारा लगातार बढ़ रहा है। देखिए खबर। तपता सूरज, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, आसमान से बरसते अंगारे और चटक धूप मौसम का ताजा हाल बताने के लिए काफी है। देश भर के ज्यादातर राज्य इन दिनों गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों को इस भीषण गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आज से लेकर शनिवार तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। देखिए, अगर आप ओवरऑल बात करें तो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, ये सारे राज्य हीट वेव की ग्रिप में हैं। जो आप फिगर देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा, अगर जहाँ पे अभी हमारा राजस्थान छूटा हुआ है, पंजाब, हरियाणा है, लेकिन कल के बाद जहाँ बेबी हीट वेव आना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। और बेसिकली जो अभी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जो स्पेसिफिकली विदर्भा के लिए है, उसके साथ तेलंगाना के लिए है। इसके अलावा ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अगर आप देखें बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं। दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। दिल्ली के बाद बिहार का हाल भी देखिए, किस कदर भीषण गर्मी ने लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया है। पटना में हीट वेव के चलते स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं। आलम यह है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है, बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। बिहार के ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री और उससे ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे जो बड़ी परेशानी है वो उमस भरी गर्मी को लेकर के है, क्योंकि इस वक्त लू के थपेड़े बिहार में नहीं चल रहे, बल्कि उमस भरी गर्मी के कारण जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसके कारण लोग खासा परेशान हैं। महाराष्ट्र में भी गर्मी के तेवर लोगों को परेशान कर रहे हैं। नागपुर समेत विदर्भ के कई शहरों का तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। चंद्रपुर और अकोला के लिए भी मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। पूरे विदर्भ में जो चंद्रपुर जिला में 44.6 डिग्री उसका जो दर्ज किया गया था, हाईएस्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं 44.6 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया था। ऐसे जो आजकल देखेंगे पूरे जो विदर्भ में 43, 44 उसी स्थिति में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और आज के हिसाब से हम देखेंगे हीट वेव, जैसे आपने बोला उष्ण लहर का जो चेतावनी है, जैसा भी चंद्रपुर, अकोला, जो अमरावती में हम चेतावनी जारी किया है। अब जरा गुजरात का हाल देखिए, यहाँ कई शहरों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। सूरत में लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से जनहित में निर्णय लिया गया है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ शहर के करीब 213 ट्रैफिक सिग्नल्स को बंद रखा जाएगा। शहर ट्रैफिक शाखा ने सूरत शहर के जो 213 सिग्नल है वो बंद करने का डिसीजन लिया है, ताकि वाहन चालक जो है वो उनको सिग्नल पे खड़ा ना रहना पड़े और गर्मी से वो बच पाए, इसलिए डिसीजन लिया गया है। कुल मिलाकर देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी का हाल मिलता जुलता सा नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को खास तौर से एहतियात और सावधानी बरतने पर ध्यान देना होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि गर्मी से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें। धूप में निकलें तो सिर और चेहरे को ढक कर रखें। छाते का इस्तेमाल करें। खास तौर से बच्चे और बुजुर्ग धूप में निकलने से बचें। बदन को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। ढीले ढाले और हल्के रंगों के कपड़े पहनें। बहरहाल देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। दिल्ली से अनमोल बाली, पटना से शशि भूषण, नागपुर से योगेश वसंत पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब एक गुड न्यूज आई है। देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिथिला वासियों को 4 नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन खास रहा। लेकिन जो खुशी पिपरा सहरसा के बीच पहली बार रेल लाइन शुरू होने से आम लोगों को हुई है, उसे शब्दों में कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। अपने इलाके में अपने घर के पास ट्रेन की सीटी पहली बार सुनाई देने का एहसास कितना सुखद होता है। बिहार के पिपरा इलाके के रहने वाले लोगों ने इसे शिद्दत से महसूस किया। बिहार के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पिपरा सहरसा रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। रेल सेवा के शुरू होते ही ट्रेन को देखने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए उत्साहित नजर आए। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। पिपरा के लोगों ने इसे विकास की नई राह करार दिया। बहुत पुराना ये ललित बाबू सपना था कि इस कोस्टल इलाका में ट्रेन चलनी चाहिए, जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हम पिपरा वासी इसके ललित बाबू सपने को पूरे करने के लिए हम लोग इसमें बैठे हुए टिकट कटा के। आगे ऐतिहासिक क्षण है हम लोग के लिए और मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए इस प्रोजेक्ट के लिए। हम लोग जो है यहाँ से जो है सहरसा के लिए रवाना हो रहे हैं, जो 11:40 में पता चला है खुलने वाली है। और हम लोग को बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम लोग जो है आज ट्रेन से जो है पिपरा से जो है सहरसा के लिए जा रहे हैं। किसी के हाथों में ट्रेन का टिकट था, ट्रेन में सफर करने की उत्सुकता थी, तो कोई बस ट्रेन का दीदार करने आया हुआ था। हर कोई इन यादगार पलों का गवाह बनना चाहता था। आखिर बरसों का इंतजार, संघर्ष और उम्मीदें आज पूरी हुई थी। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो किसी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान। इस ऐतिहासिक क्षण का पूरा इलाका साक्षी बना। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आज पहली बार जो है पिपरा से सहरसा के लिए ट्रेन परिचालन शुरू हुआ है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास बात और ये बात है कि पहली बार जो यहाँ पर ट्रेन की सीटी सुनाई दी है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के गांव ग्रामीण और यहाँ से सुपौल तक के सभी आदमी बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल की सौगात दी। बिहार में पहले से ही कई वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है, जबकि एक अमृत भारत दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच वाया अयोध्या किया जा रहा है। लेकिन जो खुशी, जो संतोष पिपरा सहरसा के बीच पहली बार ट्रेन सेवा शुरू होने से यहाँ के लोगों को हुई है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पिपरा से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष की दुनिया की। बहुत जल्द भारत अंतरिक्ष में एक नई छलांग लगाने जा रहा है। अगले ही महीने भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु ऐसे कई अहम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद खास होंगे। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान बनाएगा नया कीर्तिमान। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बनेंगे कामयाबी का प्रमाण। अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों का खुलासा करने में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की काबिलियत का परचम पहले से ही लहरा रहा है। अब तैयारी भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की है।
मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं। भारत के जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स को मिशन गगनयान के लिए चुना गया है, उनमें प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप के साथ ही विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल है। अब दुनिया को इंतजार है उस दिन का जब ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यान में सवार होकर धरती से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के मिशन को पूरा करने जाएंगे। लेकिन गगनयान की उड़ान से पहले ही भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक दूसरे मिशन के तहत अंतरिक्ष की सैर पर निकलने वाले हैं। शुभांशु मई के महीने में एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। इस मिशन के जरिए शुभांशु को स्पेस फ्लाइट, ग्रेविटी, लॉन्च प्रोटोकॉल और इमरजेंसी की तैयारी जैसी कई बारीकियों को अंतरिक्ष में ही सीखने का मौका मिलेगा। इस यात्रा के दौरान अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। नासा और वॉयेजर की साझेदारी के साथ शुभांशु इस मिशन के तहत 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे। पहली बार ये जानकारी भी सामने आई है कि अंतरिक्ष में शुभांशु 7 प्रयोग करेंगे। इन प्रयोग में अंतरिक्ष में फसल उगाने के साथ कुछ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी शामिल है। इन सूक्ष्म जीवों को टार्डिग्रेड्स कहा जाता है। टार्डिग्रेड्स पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। टार्डिग्रेड्स की 8 टांगे होती हैं। इनमें मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने की क्षमता रहती है। टार्डिग्रेड्स 60 करोड़ वर्षों से धरती पर मौजूद हैं। ये जलवायु में होने वाले बड़े परिवर्तन झेल सकते हैं। वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि जब धरती पर इंसान नहीं होंगे तब भी ये जीव पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। अब स्पेस स्टेशन पर शुभांशु इन सूक्ष्म जीवों की उन खूबियों को तलाशने की भी कोशिश करेंगे जिनके दम पर ये खुद को जिंदा रखते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इस मिशन के तहत इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा कि टार्डिग्रेड्स जीरो ग्रेविटी में किस तरह का बर्ताव करते हैं। इस रिसर्च से सूक्ष्म जीवों के जीवित रहने की क्षमता के बारे में कुछ अहम रहस्यों का खुलासा हो सकता है। प्रयोगों के नतीजों से भविष्य के स्पेस मिशन को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इस मिशन के तहत पानी में मिलने वाले साइनोबैक्टीरिया की स्टडी भी की जाएगी। साइनोबैक्टीरिया अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के रिसाइकिल में मददगार साबित होते हैं। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद मददगार साबित होंगे और इन प्रयोगों की कामयाबी के साथ ही भारतीय एस्ट्रोनॉट का नाम सदा के लिए जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जिनका हौसला बेजोड़ है। उनकी लगन और मेहनत दूसरे बच्चों के लिए मिसाल है। तो क्यों हम इस बच्चे की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस बच्चे की कहानी देखनी होगी। जज्बा, जुनून और हिम्मत से भरी ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। मेहनत करेंगे तो तकदीर भी कदम चूमेगी। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो कभी हार कर नहीं बैठेंगे। मायने ये है कि कमजोरी को ताकत बनाने वाला एक हौसला ही इतिहास रचने का मादा रखता है। इसी हौसले, मेहनत और संघर्ष की मिसाल है सहारनपुर का ये युवा एथलीट, जो एक ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए निकल पड़ा है जिसकी नजीर समाज में कम ही नजर आती है। खेल के मैदान में ट्रैक पर दौड़कर अभ्यास कर रहे शिवम के दोनों हाथ नहीं हैं। अपनी इस कमजोरी को बचपन में उन्होंने कभी महसूस भी किया था। हालांकि बाद में ये शारीरिक कमी कभी उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाई। अब जब मुझे पता लगा कि मेरा हाथ नहीं थे, 6-7 साल का था मैं, उस समय थोड़ा सा बहुत मतलब ऐसा फील हुआ कि कुछ नहीं है लाइफ में। फिर मैंने एक दिन थोड़ा सा मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और फिर मैं पैर से लिखना शुरू किया था। तो मम्मी मुझे पैर पकड़ के लिखवाती थी उस टाइम से। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिखना शुरू किया और फिर मैं लगभग 2-3 साल में प्रॉपर लिखना आ गया था मुझे पैरों से। उसके बाद फिर मैं 10th भी की, 12th में भी पेपर दिए, उसके बाद अब BA की और उसके बाद MA में डिवीजन कॉलेज से MA करता हूँ। वाकई में हाथों के बगैर रोजमर्रा का कोई काम करना, खेलते वक्त शरीर का बैलेंस बनाना कितना चैलेंजिंग होता है। बावजूद इसके शिवम पहले शौकिया क्रिकेट खेलते थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था।
करीब 2.5 साल पहले उनकी मुलाकात हुई उनके मौजूदा कोच से। 2.5-3 साल पहले यहाँ पे एक साइड में बैठा था, क्रिकेट के इधर पिच की साइड में बैठा था, तो मैंने देखा इसके महबूब भाई, तो मैंने देखा इसे कि बस मैंने बोला तो क्या करता है, इसने बोला जी मैं तो बस थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता हूँ और क्रिकेट का मुझे शौक है। मैंने बोला तो रनिंग में आ जाए, तो फिर रनिंग में आ गया। हालांकि कोच कहते हैं कि शिवम को रोजमर्रा के कामों को हैंडल करने में कभी कभार दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें साथी खिलाड़ियों का सपोर्ट रहता है। ट्रैक को नापते शिवम आज मिसाल हैं उस जज्बे की जिससे दूसरों को भी सीख लेनी चाहिए। ये दिन रात कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि शिवम हौसले से भरे हैं। अभी तक स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, नेशनल गेम्स में मेडल पाना चाहते हैं और ओलंपिक में भी देश का तिरंगा लहराने की ख्वाहिश रखते हैं। महज 20 साल के शिवम ट्रैक पर 1500 मीटर और 800 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। अब तक उन्होंने 3 बड़ी मैराथन में भाग लिया है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और कई लोकल प्रतियोगिताएं। शिवम ने स्टेट लेवल पर गाजियाबाद और बरेली में हिस्सा लिया और अहमदाबाद में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई है। ऐसे में शिवम के पास फिलहाल एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है। शिवम न केवल ट्रैक पर फर्राटा भर रहे हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। युवा एथलीट शिवम की कहानी दूसरे युवाओं को ये सीख देती है कि ये सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि सोच में होती हैं, जिसको लांघकर कोई भी अपनी पहचान दुनिया में बना सकता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात यमुना सफाई से जुड़ी हुई। यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में आई दिल्ली सरकार अब इसे नया जीवन देने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। वजह है कि दिल्ली के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थर्ड पार्टी ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। गुड न्यूज टुडे ने सबसे पहले एसटीपी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में आई दिल्ली सरकार अब इस नदी को नया जीवन देने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में अब दिल्ली के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की समीक्षा की जा रही है। गुड न्यूज टुडे ने सबसे पहले एसटीपी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इस खबर का असर दिखा और अब दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शहर के सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का आदेश दिया है। नाले से या फिर दूसरे सोर्सेस के जरिए यमुना तक वही पानी, वो ट्रीटेड पानी पहुंचता है। समस्या अभी ये थी, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि दिल्ली में अधिकतर एसटीपी मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। कई एसटीपी अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक भी काम नहीं कर रही हैं। अधिकतर एसटीपी का पानी अच्छा नहीं था, मानकों के अनुसार नहीं था। अब कहीं ना कहीं इस खबर का संज्ञान लिया गया है और अब ये साफ कर दिया गया है, आदेश दिया गया है दिल्ली जल बोर्ड को कि एसटीपी किस तरह से काम कर रही हैं, इसका ऑडिट एक थर्ड पार्टी से करवाया जाएगा। दिल्ली में स्वच्छ यमुना के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से कुछ ही दिनों पहले दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज मैनेजमेंट विंग की बैठक हुई थी। इस बैठक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और इन्हें अपग्रेड करने पर चर्चा की गई। दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 18 की क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें अपग्रेड करने का काम पहले से चल रहा है। इसके साथ ही सोनिया विहार, दिल्ली गेट और ओखला में 3 नए प्लांट से दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता 47 मिलियन गैलन रोजाना बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस साल के बजट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिपेयर और अपग्रेड करने के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत के लिए भी 250 करोड़ का बजट रखा गया है। जाहिर है दिल्ली सरकार जानती है कि सीवेज ट्रीटमेंट का इंतजाम दुरुस्त किए बिना स्वच्छ यमुना के लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शेर के जंगलों से आई एक गुड न्यूज आपको दे देते हैं। दरअसल एशियाई शेरों का घर माने जाने वाले गिर फॉरेस्ट में तेजी से शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार ये 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। दरअसल 10 मई से 13 मई तक शेरों की गिनती होगी, लेकिन पहली बार शेरों की काउंटिंग के लिए मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारी और एनजीओ से जुड़े स्वयं सेवकों की भी मदद ली जाएगी।
गीर के जंगल एक बार फिर गुलजार होने वाले हैं। एक बार फिर एशियाटिक लायन का कुनबा यहाँ फल फूल रहा है। गुजरात के 9 जिलों में फैले इस विशालकाय जंगल के कुल 13 डिवीजन हैं, जहाँ एक बार फिर 10 से 13 मई के दरमियान शेरों की गिनती होने जा रही है। इस बार 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जैसा एरिया का समावेश किया गया है। ये 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुजरात राज्य के, उसमें ये विस्तार आया है। पूरे सेंसस में तकरीबन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स, वॉलंटियर्स सब मिला के 3,000 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका होगा जब शेरों की गिनती के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। लगभग 35,000 किलोमीटर में 11 जिले और 58 तहसील का एरिया शामिल है। इसके तहत शेरों के नाखून, शरीर पर चिन्ह, रंग, पांव के चिन्ह, GPS लोकेशन, ग्रुप कंपोजिशन को दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल और हाई रेजोल्यूशन कैमरे से जरूरी तस्वीरें भी ली जाएंगी। तमाम जानकारी को ई-गुज फॉरेस्ट एप्लीकेशन में रियल टाइम में एंट्री की जाएगी। लेकिन गुड न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार काउंटिंग में शेरों की तादाद में 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। यानी अब गीर के जंगलों में उठने वाले शेरों की दहाड़ पूरी दुनिया में जोरदार तरीके से गूंजेगी। एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम खड़ा किया गया है। ये हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सतत 24 आवर लाइंस की मूवमेंट पे नज़र रखता है। इसके तहत रेडियो कॉलर्स यूज़ किए जाएंगे, इसमें कैमरा ट्रैप्स यूज़ किए जाएंगे, इसमें HD फोटोग्राफी के लिए डिजिटल कैमरास का उपयोग किया जाएगा। इस तरीके से काफ़ी मॉडर्न टूल्स का इसमें इस बार सेंसस में उपयोग किया जा रहा है। इस काउंटिंग को सही तरीके से करने के लिए पुख्ता तैयारी भी की गई है। वन्य कर्मियों, स्वयं सेवकों और NGO के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे ये प्रक्रिया सही तरीके से अंजाम तक पहुंच सके। एशियाटिक लायंस की वजह से गीर के जंगल पूरी दुनिया में खास पहचान रखते हैं। शेरों की तादाद में इजाफा होने से यकीनन दुनिया में गीर की पहचान और पुख्ता होगी। भारत वी जोशी, जूनागढ़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई अब थोड़ी सी आसान और सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि अब पहली बार ड्रोन की मदद से शेरपाओं को माउंट एवरेस्ट पर जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। एयर लिफ्ट टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी से जुड़े ड्रोन पायलट मिलन पांडे एवरेस्ट बेस कैंप में बैठकर ये कर रहे हैं। वो बिना चढ़ाई किए सिर्फ ड्रोन उड़ाकर मदद पहुंचा रहे हैं, जो पहले लोगों को कई बार खतरनाक रास्तों से होकर खुद लेकर जानी पड़ती थी। दरअसल जब एवरेस्ट पर ट्रायल शुरू किया गया था तो पहला काम था कचरा नीचे लाना। करीब 1100 पाउंड यानी कि लगभग 500 किलो कूड़ा कैंप 1 से बेस कैंप तक लाया गया। हर उड़ान में ड्रोन करीब 20 किलो सामान उठाता है ताकि रिस्क कम रहे। और अब 2025 की चढ़ाई सीजन में ये ड्रोन पहले सामान ऊपर पहुंचाएंगे और फिर सफाई में मदद करेंगे। तो ड्रोन एक बार में करीब 44 पाउंड सामान ले जा सकता है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां भी ड्रोन से भेजी जाती हैं।